एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसका निरंतर अभ्यास कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरों को पढ़ना शुरू किया था। तो आज हम फिर से इंग्लिश में यूज किए जाने वाले कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे, कुछ और मुहावरों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी सीरीज चल रही है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जिसमें फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने ए और बी से जुड़े कुछ वाक्य पढ़े थे, मतलब वो इडियम्स पढ़े थे जो ए और बी से स्टार्ट होते हैं। इसमें भी हम लोग जो करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर कर रहे हैं और इडियम्स एंड फ्रेजेस का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने बिगनिंग विद ए और बिगनिंग विद बी इडियम्स कवर किए थे। हालांकि इस सेशन में भी कुछ इडियम्स वो हैं जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं और कुछ वो हैं जो स्टार्ट होंगे सी से। मतलब ये वो इडियम्स होंगे जिनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो बी से स्टार्ट होता है या फिर सी से स्टार्ट होता है। लास्ट टाइम हमने ए से स्टार्ट होने वाले सभी इडियम्स को कवर किया था। इसमें हम बी लेटर से स्टार्ट होने वाले और सी लेटर से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरों को समझेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उनको कैसे वाक्य में यूज किया जाता है ये समझेंगे, मतलब यूसेज ऑफ दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस इन अ सेंटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं सेशन को। और यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इस सेशन का श्री गणेश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला इडियम जो कि स्टार्ट होगा किससे, बी लेटर से, उसको देखेंगे और इसका नंबर है 51। मतलब लास्ट सेशन में हमने जो 50 तक जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस थे उनको कवर किया था। इस सेशन में भी लगभग 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस मतलब मुहावरे हम कवर करेंगे, लेकिन वह सभी वो होंगे जो बी लेटर से या फिर सी लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं उनसे जिनकी शुरुआत ही बी से होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इडियम है बेंट ऑन। तो बेंट ऑन एक इडियम है जिसका मीनिंग हम पहले समझेंगे और फिर समझेंगे कि इसको कैसे वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, बेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा झुकना, लेकिन बेंट ऑन, अब ये इसका मीनिंग क्या है, प्रवृत्त या फिर उद्धत। अब इसको देखते हैं कि इसका सेंटेंस क्या बन सकता है। आई एम श्योर द टू बॉयज आर बेंट ऑन सम मिसचीफ। बेंट ऑन मतलब वो कोई ना कोई ऐसा, उनके मन में ऐसा कुछ चल जरूर रहा है कि कुछ ना कुछ उनके दिमाग में मिसचीफ है, तो वो उस पे बेंट ऑन हो रहे हैं, मतलब उसकी तरफ वो प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रवृत्त होना या फिर उद्धत होना, तो ये इसका अर्थ होता है और इस तरह से हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमने बेंट ऑन को यहाँ पर यूज किया है। आप आगे भी कभी भी जहां पर भी इस तरह के शब्द की रिक्वायरमेंट हो तो वहां पर भी आप बेंट ऑन फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं या इस इडियम का प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है हमारा दूसरा मुहावरा, मतलब 52। यहाँ पर इडियम है बेटर हाफ। आपने कई बार सुना होगा कि जो मेरी बेटर हाफ है वो बहुत अच्छी है, या जो मेरी बेटर हाफ है वो अक्सर साड़ी पहनती है, या फिर आपने बहुत से लोगों को, बहुत से आदमियों को या पुरुषों को आपने किसी एक लेडी को इंट्रोड्यूस कराते हुए सुना होगा कि ये मेरी बेटर हाफ है ना। तो बेटर हाफ का मतलब होता है पत्नी। हम जो वाइफ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बेटर हाफ बोलते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ में से हम लोग जो वाइफ है उनको बेटर हाफ बोलेंगे। हालांकि देखिए, एक वर्ड होता है हमारे पास स्पाउस, है ना। अब स्पाउस कौन होता है, स्पाउस होता है जीवन साथी। मतलब अगर कोई मेल है तो उसके लिए जो स्पाउस होगा वो फीमेल होगा, और अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए स्पाउस हो जाएगा मेल। ओके, मतलब हस्बैंड वाइफ ये एक दूसरे के लिए स्पाउस है। लेकिन अगर हम कहते हैं बेटर हाफ, तो बेटर हाफ मतलब अगर मैं स्पाउस कहूँ तो उसमें हस्बैंड या फिर वाइफ कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बेटर हाफ कहूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को ही बोला जाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी वाइफ है, मतलब वो ये कह सकते हैं कि ये मेरी बेटर हाफ है। ओके, अब इसे सेंटेंस में लिखते हैं। हिज बेटर हाफ टेक्स गुड केयर ऑफ हिम। मतलब उनकी जो वाइफ है वो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पर बेटर हाफ किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, वाइफ के लिए। तो आप भी अगर अपनी वाइफ को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आप उनके लिए वाइफ की जगह बेटर हाफ का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम है बाइड हिज टाइम। बाइड मतलब किसी भी अवसर का, टाइम समय आप जानते हैं बेहद कीमती होता है समय। तो जब हम कभी समय का एक उपयोग करते हैं या मौके का फायदा उठाते हैं या अवसर की तलाश में होते हैं कि भाई जब जैसे अवसर मिलेगा और जब हम ये काम करेंगे, तो वो जो अवसर की तलाश होती है या अवसर का फायदा उठाना, उसी को बोला जाता है बाइड हिज टाइम।
तो यहाँ पर होता है अनुकूल अवसर के लिए शांति से प्रतीक्षा करना। मतलब किसी भी अवसर के लिए हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, कहते हैं ना मौका आने पर बताएंगे, है ना, या सही वक्त आने पर बताएंगे। तो वो जो अनुकूल वक्त है या अनुकूल अवसर है, उसके लिए जब हम शांति से प्रतीक्षा करते हैं तो उसको बोला जाता है बाइड हिज टाइम। ठीक है, तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। द हंटर बाइडेड हिज टाइम till the tiger approached the pond for a drink। ओके, यहाँ पर एक और वर्ड दोस्तों, ड्रिंक और ड्रिंक की जगह अगर हम ड्रिंकिंग लिखेंगे तो वो बेटर होगा। तो फॉर ड्रिंकिंग हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि द हंटर बाइडेड हिज टाइम, मतलब उसने अवसर का फायदा उठाने के लिए, बिल्कुल अनुकूल अवसर के लिए शांति से वो वहां पर इंतजार कर रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। किसका? टाइगर का, कि टाइगर कब आएगा पॉन्ड के पास पानी पीने के लिए और वो पीछे से उस पर छिपकर वार करेगा। तो वो वहां पर छिपा हुआ था, हंटर वहां पर पीछे छिपा हुआ है और मौके की तलाश में है। तो मौका क्या तलाश में है? कि कब टाइगर आएगा और पानी पीने के लिए आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम फॉर ड्रिंकिंग वाटर लिखेंगे और ड्रिंक से बेटर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है भाई? नेक्स्ट इडियम है बिग डील। बिग डील का मतलब होता है बड़ी बात। अब जैसे आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं व्हाट्स बिग डील, क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। ओके, हम ये कह सकते हैं इट इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इट इज नॉट अ बिग डील। तो बिग डील का मतलब होता है बड़ी बात। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, स्वयं के बारे में बड़प्पन की झूठी भावना, है ना। तो बिग डील का मतलब क्या है? अपने आप के बारे में हम लोग बड़ी बात सोच रहे हैं, मतलब बड़प्पन की भावना, बड़प्पन की झूठी भावना, है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है? यू थिंक यू कैन बीट मी, अ बिग डील। ओके, तो वो कहना कि तुम मुझको ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हो अपने आप को, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि तुम मुझे ये सोच रहे हो कि तुम मुझे मार लोगे। तो ये एक व्यंग की तरह, एक सटायर की तरह यहाँ यूज किया गया है। यू थिंक यू कैन बीट मी, मतलब तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे मार दोगे, है ना, या तुम मुझे मारोगे। तो ये एक बहुत बहुत ज्यादा अपने आप को आप बड़ा समझ रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपने आप के बारे में कुछ ज्यादा बड़ा सोचना, बड़प्पन यहाँ पर इसका मतलब है, ये एक तरह से व्यंग की तरह यूज किया गया है कि जब हम अपने आप को सोच लेते हैं कि मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो बिग डील, मतलब वो अपने आप को ये सोच रहा है कि वो बहुत उच्च है या उच्च स्थान पर है और उससे ऊंचा शब्द कोई नहीं है, या बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हैं, जबकि वो उनके लेवल की या उनके उनकी कैपेसिटी की वो नहीं है। तो उसके लिए हम बिग डील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इडियम देखते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट मुहावरा कौन सा है। बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाता है विहंगावलोचन लोकन। मतलब वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द प्लेन। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा चिड़िया आसमान में उड़ती है तो उसे पूरा शहर वहां से दिखता है। अगर आप मान लीजिए अपने शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जाकर आप खड़े हो जाएं, तो आप अपने शहर को अक्रॉस पूरा अराउंड बहुत ज्यादा देख सकते हैं, मतलब काफी दूर दूर तक आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप अपने सपोज सोसाइटी में सबसे ऊंचे फ्लोर पर चले जाएं तो आप वहां से बाहर बाहर तक की, बहुत दूर दूर तक की चीजें आपको दिख जाती हैं। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा व्यू आप दिख जाएगा। मतलब जैसे एक पक्षी बहुत बड़ा एरिया देख सकता है एक साथ, तो इसी तरह से बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कि एक जगह से बहुत ज्यादा फैला हुआ दृश्य आप देख पाए, बहुत बड़ा दृश्य आप देख पाए, या फिर आप कह सकते हैं आप बहुत दूर दूर तक देख पाए। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बर्ड्स आई व्यू। जैसे हम वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू, मतलब हमने एक बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा नजारा देखा सिटी का, बहुत मतलब काफी हद तक हमने सिटी देखी फ्रॉम द प्लेन। मतलब जब हम आसमान में प्लेन में हम उड़ रहे थे तो प्लेन से हमने एक बर्ड्स आई व्यू, मतलब दूर तक शहर काफी हम देख पाए। तो एक बर्ड्स आई व्यू था, बहुत बहुत छोटा था लेकिन पूरा बहुत ज्यादा एरिया हमको दिख जाता है। तो दैट इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। अब इडियम है नेक्स्ट, बर्ड्स ऑफ अ फेदर। तो इसका अर्थ होता है समान स्वभाव के लोग। ओके, तो बर्ड्स ऑफ अ फेदर मतलब अब देखिए सारे ही बर्ड्स में फेदर होते हैं, तो ये वही कहना चाहते हैं कि बर्ड के फेदर मतलब समान स्वभाव के लोग जिनका बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर टेंड टू फ्लॉक टुगेदर। ओके, मतलब जिन व्यक्तियों का एक जैसा स्वभाव होता है वो अक्सर एक साथ एक झुंड में पाए जाते हैं, है ना। तो झुंड मतलब यहाँ पर ऐसा होता है ना कि जैसे एक स्वभाव के लोग हैं या एक तरह के लोग हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि उनमें फ्रेंडशिप ज्यादा जल्दी हो जाती है और वो सब एक साथ बैठकर बातें बातें किया करते हैं, तो अक्सर झुंड में पाए जाते हैं, मतलब अक्सर इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं। ब्लैक शीप। अब देखिए ब्लैक और शीप, अब ये वो नहीं है बाबा ब्लैक शीप जो हम पढ़ते थे, ये ब्लैक शीप थोड़ा सा डिफरेंट है। कभी भी अगर आपने देखा होगा कि पूरे मतलब सोसाइटी में आपके घर में सब जने अच्छे हैं या आपकी क्लास है सब अच्छे हैं, बट एक है जो उनमें से नालायक निकल जाता है, तो वही होता है ब्लैक शीप।
ठीक है, मतलब बदनाम आदमी। तो वो व्यक्ति बदनाम होता है, मतलब उसने कुछ ना कुछ ऐसा गलत किया होता है कि जो हर बात का जो ब्लेम है वो उसी पे लग जाना है। तो वो कुछ ऐसा क्राइम करता है कि वो अलग ही हाइलाइटेड होता है, लेकिन रॉन्ग वे में। तो बदनाम आदमी हम बोल सकते हैं, जिसका नाम है लेकिन बदनाम है। ठीक है, मतलब जो जिसका एक गलत कामों में नाम है, तो आप उस व्यक्ति को बोल सकते हैं। तो ब्लैक शीप बोला जाता है। रमेश इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, मतलब हो सकता है कि भाई एक फैमिली है, उस फैमिली में जो सबसे खराब व्यक्ति है वो रमेश है। तो उनकी फैमिली में सबसे खराब व्यक्ति कौन है? रमेश है। तो रमेश एक ब्लैक शीप है। अब देखिए, हो सकता है आपकी फैमिली में भी कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो ब्लैक शीप हो। सबकी फैमिली में कोई ना कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो कि ब्लैक शीप हो। ब्लैक शीप का मतलब होता है कि मतलब वो किसी ना किसी रूप में बदनाम है, किसी ना किसी वजह से। ओके, तो हम उसको ब्लैक शीप बोल सकते हैं, जैसे ऑड वन आउट बोल सकते हैं। तो इडियम है ब्लाइंड एली। अब हम ब्लाइंड एली की बात करेंगे, मतलब एक ऐसी गली जो बंद हो। जैसे आप देखते होंगे कोई गली है जिसमें रास्ते निकलते चले जा रहे हैं, जबकि एक गली है जो आगे जाकर बंद है, मतलब इसके आगे अब कोई रास्ता नहीं है, ये गली यहाँ पर बंद है। जो ये घर है ये लास्ट घर है इस गली का, है ना? तो ये होता है बंद गली, मतलब ब्लाइंड एली। ओके, तो दे हैड टू टर्न बैक एज दे हैड एंटर्ड अ ब्लाइंड एली। उनको वापस मुड़ना पड़ा क्योंकि वो एक ऐसी गली में प्रवेश कर गए थे जो कि ब्लाइंड एली है, मतलब आगे से बंद है। तो अक्सर आपने, जैसे आपका घर है तो आप अपने घर को ही नोटिस कर लीजिए कि आपका घर कहाँ पर है। क्या वो ब्लाइंड एली में है, या वो खुली सड़क है ना, या उसके आगे रोड्स हैं, या उसके आगे कोई और गली है। तो ब्लाइंड एली मतलब जहां जाकर उस गली का अंत हो जा रहा है ना, तो वो ब्लाइंड एली कहलाती है। अब नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं भाई, ये है ब्लाइंड टू। मतलब ब्लाइंड, देखिए बेसिकली ब्लाइंड उस व्यक्ति को बोला जाता है जो कि देख नहीं सकता है ना। तो ब्लाइंड मतलब जिनकी आंखें ना हो, या जो आंखों से ना देख सके, जिनके पास विजन पार ना हो। अब ब्लाइंड टू, कई बार ऐसा होता है कि इंसान बिल्कुल सही सलामत है, सब चीजें ठीक हैं, लेकिन वो किसी चीज की तरफ, ये समझ लीजिए कि वो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल अवॉइड कर देता है कि नहीं ये गलती नहीं हो सकती। मतलब वो उसके लिए कहीं ना कहीं, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे सपोज कीजिए कोई एक आंटी है ना, और उनको अपने बच्चे में कभी कोई खोट ही नजर नहीं आता। उनका बच्चा ना बहुत ज्यादा शैतानी करता है, सब करता है, लेकिन आंटी जी कहती है कि नहीं उनका बच्चा सबसे ज्यादा सीधा है, और उनको उस बच्चे में कोई गलती या कोई शरारत नजर ही नहीं आती है ना। वो उसकी गलतियों पर पर्दा डालती हैं, या फिर वो सोचती हैं कि वो बिल्कुल लापरवाह है उसकी तरफ से, मतलब इन द सेंस कि वो कभी उसको उसकी गलत बातें नहीं वो देखती हैं। तो वो ब्लाइंड टू होती है, मतलब किसी चीज को अनदेखी कर देना, है ना, मतलब उसको अवॉइड कर देना, इग्नोर कर देना, जानते हुए भी इग्नोर कर देना, तो वो होता है ब्लाइंड टू। तो ही इज ब्लाइंड टू हिज सन्स एक्शंस, मतलब वो अपने सन, अपने बेटे के एक्शन के लिए वो बिल्कुल ब्लाइंड टू है, मतलब उनको वो अनदेखी कर देता है। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है या देख नहीं सकते, बट वो उसको अनदेखी कर देते हैं कि मतलब उनका बच्चा कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तो ऐसे अक्सर आपने देखा होगा, हमारे जो पड़ोसी लोगों के होते हैं वो अक्सर इस तरह के होते हैं, तो ब्लाइंड टू उसके लिए यूज किया गया है ना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब भाई नेक्स्ट ईडियम है यहाँ पर ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब है कि खुद ढोल बजा बजा कर अपनी तारीफ करना, मतलब अपनी ही तारीफ अपने आप करनी, है ना। ब्लो वंस ओन, अपने आप की। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट जैसे ढोल होता है ना, तो अपने ही गुणों के ढोल बाजना, मतलब अपनी ही तारीफ अपने आप करना। तो इसका मीनिंग होता है अपना बड़प्पन कहते फिरना, अपने आप अपनी तारीफें खुद करते फिरना, है ना, अपने आप अपना बड़प्पन सब में गाते फिरना। तो वो होता है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब अपनी बारे में अपने आप ही तारीफ करना। दूसरा करे ना करे भैया, अपने बारे में अपने आप ही बता देना कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया, हम तो ऐसे करते हैं, हम तो वैसे करते हैं। इस तरह की जो बातें होती हैं, दैट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो बोला जाता है ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट स्पीक्स ऑफ इल ब्रीडिंग। ठीक है, स्पीक्स ऑफ इल ब्रीडिंग मतलब वो अक्सर जो लोग अपने बारे में ज्यादा बोलते रहते हैं, तो वो हमेशा ज्यादातर गलत बातें ही बोलते हैं। अब आ जाते हैं ब्लो वंस टॉक। तो इसका मीनिंग होता है बहुत गुस्से में होना। ओके, तो राम हैज नॉट बीन केयरिंग फॉर हिज स्टडीज एट ऑल, नेचुरली हिज फादर हैड टू ब्लो हिज टॉक। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने आप वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है कि उनके जो पेरेंट्स हैं या फादर हैं, मदर हैं, वो उन पे गुस्सा हो जाएंगे, टीचर्स उन पे गुस्सा हो जाएंगे। तो दैट इज ब्लो हिज टॉक। ओके, ना एक और इडियम देख लेते हैं, ब्लू स्टॉकिंग। तो इसका मीनिंग होता है साहित्यकार या विदुषी शक्ति। जैसे जो व्यक्ति साहित्यकार हो, या बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान हैं, जिनसे एडवाइस ली जा सकती है, जो विदुषी संतरी के जैसे होते हैं,
तो शी हैज मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ इन अ सोसाइटी एज ब्लू स्टॉकिंग। जैसे आपने अगर तेनालीराम जी का नाम सुना होगा, तो तेनालीराम जी भी जो पंडित रामाकृष्ण जी थे, तो वो भी एक ब्लू स्टॉकिंग, हालांकि उनको नहीं बल्कि वो उनका उच्च स्थान है, और भी बहुत उच्च स्थान है। लेकिन ब्लू स्टॉकिंग हम एक ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो साहित्यकार हों या फिर मतलब जो लिटरेचर वगैरह में विश्वास रखते हैं, उनको लिखते हों और सलाहकार भी रहते हैं, तो उनको ब्लू स्टॉकिंग बोला जा सकता है। ठीक है, तो उस लड़की ने, किसी के बारे में बात हो रही है कि शी हैज मेड अ नेम, उन्होंने अपने आप को पॉपुलर बनाया, अपने एक नाम कमाया है। किस में कमाया है? सोसाइटी में एज अ ब्लू स्टॉकिंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेनालीराम ऐसे नहीं, मैंने सिर्फ इसलिए नेम लिया कि बताने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके बारे में बात की जाती है कि वो अपने आप में एक बहुत उच्च स्थान पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इडियम है बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मतलब देखिए, बॉडी कहा जाता है शरीर को और सोल आत्मा को। तो कहते हैं ना, जो अपनी आत्मा और अपना शरीर दोनों ही वर्क में त्याग दें, मतलब त्याग दें इन द सेंस कि मतलब पूरे अपने आप को समर्पित कर दें काम के लिए। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कोई भी जो अपनी मेहनत है वो बहुत ज्यादा दिल से मेहनत जो करते हैं, वो होते हैं बॉडी एंड सोल। मतलब जी जान से, कहते हैं ना, वो जी जान से मेहनत करता है तरक्की के लिए। तो जी जान से मतलब बॉडी एंड सोल लगाकर। ओके, तो हम इसमें लिख सकते हैं ही गेव हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल टू परसूट ऑफ लर्निंग, टू द परसूट ऑफ लर्निंग। मतलब अधिगम के मामले में उसने अपनी बॉडी एंड सोल मतलब पूरी जी जान से अपने आप को सौंप रखा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब यहाँ इडियम होता है बॉयल डाउन। बॉयल मतलब उबल जाना। अब बॉयल डाउन की बात हो रही है, तो इसका मीनिंग होता है सारांश या मतलब होना, किसी चीज का मतलब होना, दैट इज बॉयल डाउन। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू अ क्लियर केस ऑफ मर्डर। ओके, मतलब जितना भी कुछ है इसने सारा का सारा मतलब बता दिया, मोटिव बता दिया कि मर्डर क्या है, इसका क्लियर केस ऑफ मर्डर क्या है। मतलब ये पूरा एक मर्डर केस है, ये इसने पूरा साबित कर दिया। इसका मतलब ये है ना, हम ये कहते हैं ना, इसका मतलब ये है कि एक मर्डर केस, ऐसे आप कह सकते हैं। बोल्ट अपराइट। अब जैसे आपने देखा होगा ना, बोल्ट, बोल्ट क्या होता है? बोल्ट नहीं कसे जाते जैसे स्क्रू वगैरह रहता है, और अपराइट मतलब बिल्कुल सीधा हो जाना। तो जब कोई व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाए, दैट इज कॉल्ड बोल्ट अपराइट। तो मीनिंग बिल्कुल सीधा। सेंटेंस, एज ही वाज सडनली अवेकेंड बाय पासिंग अ प्रोसेशंस नॉइज। प्रोसेशन मतलब जो बारात होती है। अब बारात की आवाज सुनकर वो एकदम अचानक से उठ गया। ही गॉट अप एंड सेट बोल्ट अपराइट, मतलब वो बिल्कुल सीधा बैठ गया। पहले उठा और एकदम सीधा बैठ गया। तो बोल्ट अपराइट मतलब बिल्कुल सीधे बैठ जाना, है ना। तो उसके लिए हम लोग बोल्ट अपराइट का यूज करते हैं, मतलब बिल्कुल सीधा। ओके, सीधा खड़ा हो जाए, बैठ जाए, तो दैट इज कॉल्ड बोल्ट अपराइट। बूजम फ्रेंड मतलब जिगरी दोस्त। तो जैसे अरुण एंड अनिल आर बूजम फ्रेंड्स, आपके भी बूजम फ्रेंड्स होंगे, मतलब जिगरी दोस्त होंगे, बचपन के होंगे, बेस्ट फ्रेंड जिनको हम बोलते हैं। या जरूरी नहीं बचपन के हों, स्कूल लाइफ में बने हो, कॉलेज लाइफ में बने हो सकता है सोसाइटी में रहकर बने हो, अड़ोसी पड़ोसी बने हो। तो जो आपके बिल्कुल पक्के वाले फ्रेंड होते हैं उनको हम बोसम फ्रेंड के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इडियम है ब्रेजन फेस्ड फेलो। ओके, तो इनके लिए हम बोलते हैं अशिष्ट आदमी, मतलब जिनमें जो जो व्यवहार में अच्छे ना हो, जिनमें शिष्टाचार ना हो, वो होते हैं ब्रेजन फेस्ड फेलो। आई कैन नॉट स्टैंड द ब्रेजन फेस्ड फेलो। ओके, तो मतलब मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं खड़ा रह सकता, या उस व्यक्ति को नहीं पढ़ा सकता, ये आप कह सकते हैं। ब्रेक कवर, इसका मीनिंग हो जाता है छुपने के स्थान से बाहर आना। मतलब एक कोई देखिए, कवर क्या होता है? किसी चीज के पीछे छिपना, और उसको ब्रेक कर देना मतलब तोड़ देना। मतलब जब कवरिंग को तोड़ दिया जाए, या कोई एक ऐसे आप कहीं पर छिपे हुए हैं और इस स्थान से अब बाहर निकल कर आ जाए, तो होता है ब्रेक कवर। मतलब अपने ऊपर से मुखौटा हटा दिया जाए। अब ऐसा नहीं कि आपने मुखौटा पहना हुआ है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को छिपाया हुआ था, अब आपने वो छिपाया हटा दिया और आप बाहर निकल कर आ गए, है ना। तो द एनिमी रिज्यूम्ड हैवी फायरिंग एज द सोल्जर्स ब्रोक कवर। ठीक है, तो जो एनिमी थी उसने हैवी फायरिंग करनी शुरू कर दी, जैसे ही देखा कि जितने भी सोल्जर्स हैं उन्होंने वो छुपने के स्थान से बाहर आ गए। अब इडियम है ब्रेक इन। तो ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती दाखिल हो जाना। मतलब जबरदस्ती आप किसी के घर में प्रवेश कर जाएं तो वो होता है ब्रेक इन। जैसे रॉबर्ट्स, रॉबर्ट्स को ये ऐसा थोड़ी ना कि वो पूछ कर आते हैं, वो अपने आप अपनी मर्जी से आ जाते हैं अंदर, है ना। तो वो क्या हो जाता है? जबरदस्ती दाखिल हो जाना। द थीफ क्वाइटली ब्रोक इन व्हेन एवरीवन वाज असलीप। अब आ जाते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी भंग करने की खातिर बातें छेड़ना। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ, जैसे सब जने बिल्कुल चुप बैठे हैं, शांत बैठे हैं,
अचानक से एक आदमी बोल पड़ा, तो वो क्या हुआ, चुप्पी को एकदम भंग कर दिया, मतलब जो शांति थी उसको भंग कर दिया, तो वो होता है ब्रेक द आइस। दे सेट एन ऑकवर्ड साइलेंस टिल आई ब्रोक द आइस, मतलब सब चुप बैठे थे जब तक मैंने एकदम बोला कुछ, और ताकि जो मतलब चुप्पी को मैं नहीं तोड़ा, है ना? मतलब बोलने की शुरुआत मैंने की, अदरवाइज सब बहुत ज्यादा शांत बैठे हुए थे। ब्रेक द न्यूज, तो ये होता है कोई समाचार देना। अब एक आपने सुना होगा ना, ब्रेकिंग न्यूज, मतलब कोई ऐसी जो बिल्कुल तहलका मचा दे, ऐसी न्यूज। जबकि ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है समाचार देना, ना कोई समाचार सुनाना। तो राम हैड ड्रोन्ड एंड somebody had to break the said news to his family somehow. Okay? ड्रोन मतलब वो डूब गया था और किसी को तो बताना ही था उस सेड न्यूज को, उसकी फैमिली को। इडियम है ब्रीथ वंस लास्ट, मर जाना। ओके, वंस लास्ट मतलब सबसे एंड की एक सांस लेना, मतलब मर जाना। ओके, तो ले सकते हैं द नेशन प्लंग्ड इनटू ग्रीफ एज द बिलव्ड लीडर पंडित नेहरू ब्रीथ्ड हिज लास्ट। नाउ नेक्स्ट इडियम आ जाता है ब्रिंग टू लाइट। ओके, ब्रिंग टू लाइट का मीनिंग होता है राज खोलना, मतलब सबके कहते हैं ना इसे सुर्खियों में लाना, लाइट में लाना, या फिर ब्रिंग द लाइट मतलब उस पर नजर डालना, प्रकाश डालना, तो उस चीज का राज खोल देना। The CID brought to light a hideous conspiracy to assassinate the police chief. Assassinate मतलब एक पुलिस चीफ को किसी ने मार दिया था, assassinate किया था, तो CID ने उस राज को खोल दिया सबके सामने, तो that is bring to light. अब नेक्स्ट इडियम है bring to the hammer. hammer मतलब हथौड़ा। ओके, तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है नीलाम करना। आपने देखा होगा जब कोई भी प्रॉपर्टी नीलाम होती है तो एक व्यक्ति जो वहां पर नीलामी कराते हैं, वो ऐसे करके एक हथौड़ा लेकर खड़े होते हैं वहां पर और कहते हैं, और वो नाउ दिस वन सपोज 5 लाख रुपीज 1, 5 लाख रुपीज 2, 5 लाख रुपीज 3, जो भी बोली होती है, बिड होती है, और जो बिडर होते हैं वो क्या करते हैं, उस हैमर से स्ट्राइक करते हैं और बताते हैं। तो ब्रिंग टू द हैमर मतलब नीलाम करना। ओके, मतलब उसे हैमर तक लेकर आना, हैमर इन द सेंस कि वो नीलामी को करना। तो हो जाता है एज ही वेंट बैंकरप्ट ऑल हिज गुड्स वर ब्रॉट टू द हैमर, है ना? तो उससे आप इसको लर्न रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब होता है दिन दहाड़े, जैसे आपने देखा होगा दिन दहाड़े ये क्राइम हुआ, तो ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े। तो इसको बोलते हैं yesterday the bank near our house was robbed in broad daylight, मतलब दिन दहाड़े एक बैंक को लूट लिया गया, है ना? तो yesterday the bank near our house, जो एक बैंक है हमारे घर के पास, उसको रॉब कर लिया गया, लूट लिया गया, ब्रॉड डेलाइट मतलब दिन दहाड़े। नेक्स्ट इडियम है ब्राउन स्टडी। ये क्या होता है भाई? विचारों में मग्न रहना, मतलब हर वक्त विचारों में खोए रहना, उसमें मग्न रहना, है ना, बिल्कुल उस पर फोकस्ड रहना, तो वो होता है ब्राउन स्टडी। शाम इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू ब्राउन स्टडी, मतलब वो क्या करते हैं, अपने विचारों में खोए रहते हैं, बस खो जाते हैं अपने विचारों में, बिल्कुल मग्न हो जाते हैं। तो वो क्या है, मतलब सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं, तो वो क्या है, ब्राउन स्टडी, है ना? तो ये होता है ब्राउन स्टडी। नेक्स्ट इडियम आ जाता है बिल्ड कासल्स इन द एयर, मतलब बिल्कुल आपने कहते हैं ना हवाई किले बनाना, हवाई महल बनाना, मतलब हवाओं में महल बना रहे हैं। तो बिल्ड कासल्स, कासल मतलब महल, और हवाओं में मतलब ऐसे ही फालतू की कुछ भी सोचे पड़े हैं, सपने देखे पड़े हैं दिन में बैठे हुए, और हवाओं में अपने महल बनाए पड़े हैं, मतलब वो रियल नहीं है, वो सिर्फ ख्यालों में है, मतलब सिर्फ और सिर्फ सोच में है, ख्यालों में है, सपनों में है। दैट इज कॉल्ड बिल्ड कासल्स इन द एयर। तो इसका मीनिंग होता है हवा में महल बनाना। और इसका सेंटेंस देख लेते हैं, बी कंटेंट विद व्हाट यू हैव। कंटेंट मतलब पूरे एक तरह से संतुष्ट रहो, जो भी आपके पास सब कुछ है उसमें संतुष्ट रहो। देयर इज नो पॉइंट इन बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, हवाओं में महल बनाने से कोई भी फायदा नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट इडियम पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट इडियम क्या दे रखा है, बर्निंग क्वेश्चन। चलिए आज तक बर्निंग ट्रेन सुना था, अब ये बर्निंग क्वेश्चन है। बर्निंग क्वेश्चन का अर्थ होता है ज्वलंत प्रश्न, मतलब कुछ ऐसा प्रश्न जिससे आग लग जाए, मतलब आग इन द सेंस कि मतलब आपको इमोशनली आप उससे डिस्टर्ब हो जाओ। इन द वर्ल्ड टुडे इश्यू ऑफ पोलैंड इज बर्निंग अ क्वेश्चन, तो ये पे कुछ ऐसे ही है, मतलब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पहले कभी पुराना प्रचलित रहा होगा। कोई एक ऐसा सवाल या एक ऐसा मुद्दा आप कह सकते हैं जिसकी वजह से
कहीं ना कहीं जैसे लड़ाइयाँ हो जाती हैं या फिर जिनकी वजह से एक डिबेट हॉट टॉपिक रहता है, जिसकी वजह से डिबेट बहुत रहता है या जिसकी वजह से लोगों को बहुत बुरा लगता है, तो वो होता है बर्निंग क्वेश्चन। मतलब ये एक ऐसा सवाल है जिससे लड़ाई हो सकती है, जिससे जो बहुत किसी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है जो एक डिबेट वाला टॉपिक है, तो दैट इज कॉल्ड बर्निंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इडियम है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ओके, मतलब जैसे बोथ एंड्स इन द सेंस कि एक कैंडल को आप दोनों एंड से जला दो, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? दिस इज ऐसा नहीं कि आप जला रहे हैं कैंडल को, बट ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है अपनी शक्ति या धन का अधिक व्यय खर्च करना। मतलब आपकी जो शक्ति है या आपका धन है उसे अधिक से अधिक खर्च करना। आपके पास सैलरी है और आप सैलरी को बहुत ज्यादा खर्च करे चले जा रहे हो, मतलब विदाउट एनी सेविंग, और आप उसे खर्च करे जा रहे हो, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो वो होता है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इफ यू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स लाइक दिस, यू विल सून लैंड अप इन द हॉस्पिटल। मतलब अगर आप इस तरह से ही करते रहे कि दोनों हाथों से लुटाते रहे या फिर दोनों तरफ से कैंडल को आप जलाते रहे, इसका मतलब ये है कि आपके पास जितना भी धन है, अगर आप उसको इस तरह से उड़ाते रहे तो आप जल्दी ही हॉस्पिटल में दिखाई देंगे। नेक्स्ट इडियम है बरी द हैचेट। इसका मीनिंग होता है दुश्मनी भूलकर मित्रता करना। मतलब बरी द हैचेट मतलब आपने दुश्मनी तो आप भूल गए और आपने दोस्ती कर ली, तो उसको बोलते हैं दुश्मनी भूलकर मित्रता करना। The two warring nations reached a truce and at last buried the hatchet. Okay. नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं बाय एंड बाय। इसका मीनिंग होता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, कहते हैं ना धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे। तो आप लिख सकते हैं बाय एंड बाय पीपल बिगैन टू कम इनटू द लेक्चर हॉल। मतलब धीरे धीरे लोग लेक्चर हॉल में आने लगे। नेक्स्ट इडियम है बाय हार्ट, मतलब दिल से। तो इसका मीनिंग हो जाता है कंठस्थ। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सपोज कहा कि भाई उनको गीता के श्लोक कंठस्थ हैं। कंठस्थ मतलब पूरी तरह से याद है ना। बाय हार्ट मतलब दिल से उन्होंने याद किए हैं और उनको वो कंठस्थ हैं। कंठस्थ मतलब रटे हुए हैं। ठीक है, तो आई नो मेनी पैसेजेस फ्रॉम शेक्सपियर बाय हार्ट। मतलब मुझे बहुत सारे पैसेजेस हैं शेक्सपियर के जो बाय हार्ट है, मतलब कंठस्थ हैं, याद हैं। जैसे कोई व्यक्ति, उनको पूरी रामायण कंठस्थ है, उनको पूरे उपनिषद कंठस्थ है, उनको पूरी भगवत गीता कंठस्थ है। जैसे मैंने पंडित श्री रामकृष्ण जी की बात आपको बताई थी कि उनको चारों वेदों का ज्ञान था, उनको जो श्लोक थे वो कंठस्थ थे। तो कंठस्थ मतलब याद थे, अच्छे से याद थे, है ना, पूरे रटे हुए थे। कंठ कहते हैं गले को, तो वो गले में बिल्कुल यहाँ पर कंठ में ही जैसे थे कि वो जो भी पूछे एकदम बोल सकते हैं। बाय हिमसेल्फ, इसका मीनिंग होता है अकेले। आई हैव ऑफन सीन हिम वॉकिंग ऑल बाय हिमसेल्फ इन द वुड्स। दोस्तों वुड्स बोला जाता है फॉरेस्ट को, मतलब जंगल को। तो वुड्स हम फॉरेस्ट या फिर जंगल को बोलते हैं। ठीक है, तो वुड्स का मतलब लकड़ियां नहीं होता, वुड्स का मतलब जंगल होता है। नेक्स्ट इडियम है बाय द वे। बाय द वे आपने कई बार सुना होगा, इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं BTW। तो बाय द वे है ना, इसका मीनिंग होता है बात बात में यूं ही। बाय द वे आर यू मैरिड, ऐसे हम पूछते हैं बाय द वे आर यू मैरिड, क्या आप मैरिड हैं। नेक्स्ट इडियम, अब देखिए ये इडियम्स वो हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं सी से। मतलब अब हम जितने भी इडियम्स पढ़ेंगे वो सब स्टार्ट होंगे, बिगिनिंग होगी उनकी सी से, शुरुआत होगी उनकी सी से। तो यहाँ पर सबसे पहला इडियम है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब स्पेड क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। अगर आपने कभी सुना हो, कुछ इस तरह का साइन देखा हो, जैसे ताश के पत्तों में होता है ना, कुछ इस तरह का साइन बना होता है ब्लैक कलर का, है ना, तो ये इसको हम स्पेड बोलते हैं बेसिकली, है ना, ये स्पेड होता है। आपने ताश के पत्तों में अक्सर देखा होगा ऐसे बना हुआ, तो दिस इज कॉल्ड स्पेड। ये स्पेड कहा जाता है। और एक टूल भी होता है, उसको भी एक स्पेड बोला जाता है। बट अगर आप देखो स्पेड, तो रियल में स्पेड वैसे इसको बोलते हैं कि आपने अगर ताश के पत्तों में देखा हो तो इस तरह से कुछ बना हुआ होता है, चिड़ी का साइन उसको बोला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली अ स्पेड। लेकिन इसका मीनिंग देख लेते हैं। साफ साफ कह देना, मतलब जो है वो उसको एज इट इज कह देना, कि जो है वो उसको वही कहना है। ठीक है, अलग नहीं कहना है कुछ। आई एम नॉट रूड बट एट द सेम टाइम आई डोंट हेजिटेट टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मैं रूड नहीं हूँ, लेकिन जैसे कहते हैं ना मुंह फट होना, कि जो जैसा है वैसे बोल देना, है ना। ऐसे नहीं कि घुमा फिरा कर या आप थोड़ा बटर लगाकर बात कर रहे हैं, बटर लगा रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं, नहीं, जो जैसा है एज इट इज बोल देना, मतलब मुंह फट होना। तो दैट इज कॉल्ड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मतलब मैं स्पेड जो चीज है उसको वही बोलूंगी, अलग नहीं बोलूंगी। दैट इज कॉल्ड
कॉल आई स्पेड, ठीक है, और उससे डरूंगी नहीं। अब नेक्स्ट इडियम है कॉल टू ऑर्डर। तो इसका मीनिंग हो जाता है सभा बैठक प्रारंभ करना। मतलब कहीं पर अगर आपने सभा बुलाई, एक मीटिंग बुलाई है, बैठक का प्रारंभ करना, तो उसका मतलब होता है कॉल टू ऑर्डर। सेंटेंस हो जाएगा द चेयरमैन कॉल्ड द मीटिंग टू ऑर्डर। मतलब चेयरमैन एक मीटिंग बुलाई ऑर्डर के लिए। ओके, नेक्स्ट इडियम है कैपिटल क्राइम। कैपिटल मतलब कैपिटल बेसिकली कोई चीज बहुत बड़ी हो तो उसको कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल क्राइम का होता है मौत की सजा जैसा गुनाह। मतलब इतना बड़ा क्राइम कि जैसे मौत की सजा दे दी गई हो, तो इतना बड़ा क्राइम, ठीक है। मर्डर इज अ कैपिटल क्राइम। मतलब मर्डर बिल्कुल एक कैपिटल क्राइम की तरह है, मतलब एक बहुत बड़ी सजा है, मतलब सजा जैसा गुनाह, बहुत बड़ी सजा जैसा गुनाह। जैसे भाई सजाओं में सबसे बड़ी सजा कौन सी मानी जाती है? मौत की सजा। और सिंपल ऐसे ही उसी के जैसा, सेम वे उसी के जैसा गुनाह करना तो होता है कैपिटल क्राइम। अब इडियम है कैपिटल आइडिया। अब वही कैपिटल का मतलब बड़ा हो गया, है ना। तो उत्कृष्ट कल्पना, गोइंग ऑन अ पिकनिक दिस संडे इज अ कैपिटल आइडिया। उत्कृष्ट कल्पना मतलब कुछ ऐसी कि एक बहुत ही अच्छा आइडिया जो हो, दैट इज अ कैपिटल आइडिया। उसके बाद है कैपिटल पनिशमेंट। तो अभी जैसे था कैपिटल क्राइम, अब है कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत की सजा, ठीक है। तो जाएगा द मर्डर वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। सॉरी, इट इज मर्डर। मर्डर को क्या दिया गया? मर्डर को कैपिटल पनिशमेंट मतलब मौत की सजा दी गई, मतलब फांसी की सजा दी गई। तो अगर किसी को फांसी की सजा दी जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल पनिशमेंट। नेक्स्ट है कैरी वंस पॉइंट। तो इसका अर्थ होता है विरोध को समाप्त करना। कैरी वंस पॉइंट, तो इसका मतलब है विरोध, मतलब जैसे किसी के अगेंस्ट विरोध चल रहा है तो उसको समाप्त कर देना, उसको एंड कर देना। इन द बिगनिंग मोहन was slightly vague मतलब unclear in his speech, but gradually he succeeded in carrying his point। लेकिन अंत में उसने वो जो उसका एक स्पीच का जो वेगनेस थी उसको वो खत्म कर दिया। नेक्स्ट इडियम है कैरी द डे। इसका मीनिंग होता है यशस्वी बनना, मतलब विन, जीत जाना, टू विन। ओके, तो द ओपनर स्कोर्ड अ सेंचुरी एंड कैरिड द डे। कैरिड द डे मतलब जीत लिया, दिन जीत लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट अबाउट फॉर। तो इसका मीनिंग होता है इंतजार में रहना। ही विल कास्ट अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज ऑन यू। कि वो कास्ट अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी मतलब वो उस पल का इंतजार करेगा, उस मौके का इंतजार करेगा जब वो आपसे बदला ले सके। नेक्स्ट इडियम है कैच वंस आई। अब वंस आई कैच करना, इसका अर्थ क्या हुआ भाई? ध्यान खींचना, मतलब किसी की आईज अपनी ओर आकर्षित करना, है ना। किसी का ध्यान खींचना मतलब उसका ध्यान वहां से बढ़कर आपकी तरफ हो जाए या किसी और चीज की तरफ हो जाए, तो दैट इज कैच वंस आई, मतलब अटेंशन अपनी ओर करना। आई कुड नॉट कैच हिज आई एल्स आई वुड हैव ग्रेटेड हिम। कि वो उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं या मैं उनको अपनी तरफ अटेंटिव नहीं कर पाई, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने मेरी तरफ अटेंशन नहीं किया, अदरवाइज मैं उनको ग्रीट कर देती, या कह सकते हैं ना उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं या मैं उनको नहीं अपनी ओर उनका ध्यान खींच पाई, अदरवाइज मैं उनको ग्रीट करती, मतलब नमस्कार करती। नेक्स्ट इडियम है चिकन हार्टेड फेलो। इसका मीनिंग होता है डरपोक आदमी। तो कोई भी व्यक्ति अगर डरपोक है तो हम उसे बोल सकते हैं चिकन हार्टेड फेलो। ओके, जैसे अ चिकन हार्टेड मैन लाइक यू विल नेवर मेक अ सोल्जर। लेकिन वो कभी भी सोल्जर या फौजी नहीं बन सकता। अब एक वर्ड है क्लियर ऑफ। ये फ्रेज है क्लियर ऑफ। तो क्लियर मतलब साफ कर देना, क्लियर ऑफ जाना या भागना। तो सेंटेंस हो जाएगा डोंट बॉदर मी, क्लियर ऑफ। नेक्स्ट इडियम है क्लोज फिस्टेड मैन। तो इसका अर्थ होता है कंजूस होना। तो अगर कोई व्यक्ति कंजूस है तो आप उसे क्या बोलेंगे आज से? क्लोज फिस्टेड मैन। Although having lot of money, he is a close-fisted man। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है जो आप इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है क्लोज शेव। क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल, है ना। तो बाल बाल बचना, उसके लिए हम यूज करते हैं क्लोज शेव। जैसे माई कार वॉज जस्ट अबाउट टू डैश अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, इट वॉज क्वाइट अ क्लोज शेव। मतलब ये बिल्कुल बाल बाल बचे हैं, अदरवाइज मेरी कार जो थी वो बिल्कुल लैम्प पोस्ट में घुसने वाली थी। नेक्स्ट इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इसका अर्थ होता है मनगढ़ंत कहानी, है ना। फालतू की मनगढ़ंत कहानी बनाना, मूनशाइन, दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी।
हु वुड बिलीव सच अ कॉक एंड बुल स्टोरी? कौन है जो विश्वास करेगा ऐसी कॉक एंड बुल स्टोरी पे? नेक्स्ट इडियम है, अब नेक्स्ट इडियम है कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है वो, अब इसका मीनिंग क्या होगा? घृणित हत्या। तो इसका सेंटेंस लिखते हैं, करण हैड कमिटेड अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर, सो द जज डिडंट शो एनी मर्सी इन अवॉइडिंग डेथ सेंटेंस। ये जो करण है उसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर मतलब एक बहुत बुरी तरह से किसी की हत्या की थी और इसलिए जज ने उन पे बिल्कुल दया नहीं दिखाई और उनको सीधे डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सजा दे दी, है ना? तो घृणित हत्या मतलब बहुत बुरी तरह से किया हुआ ब्रूटल मर्डर, है ना? तो वो होता है मतलब जैसे बहुत ज्यादा किसी ने दुश्मनी में एक मर्डर किया हो, बहुत बुरी तरह से, बहुत बेरहमी से किया हो, तो दैट इज कॉल्ड घृणित हत्या या फिर कोल्ड ब्लडेड मर्डर। नेक्स्ट इडियम है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, कोल्ड फीट। ओके, तो इसका होगा अर्थ डर जाना। जैसे ठंड के मारे हमने हमारे पैर सुन पड़ जाते हैं ना, तो वही हो जाता है डर जाना। सेंटेंस देख लेते हैं, एट द साइट ऑफ हिज ओपोनेंट ही गेट कोल्ड फीट। तो आई होप ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको अच्छे से लर्न हुए होंगे। हालांकि हमने इसमें कुछ ऐसे फ्रेजेस पढ़े शुरू करें जो सी से बिगिन होते हैं। हो सकता है नेक्स्ट सेशन में भी हम वही से शुरुआत करें, सी से ही शुरुआत करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न करेंगे। जब तक के लिए थैंक्स टू यू, धन्यवाद।